हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो रहेगी यूजीसी नेट के जो री एग्ज़ाम देने वाले हैं उन अभ्यर्थियों के लिए। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के लिए जो आपका पेपर 1 है होने वाला है उसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। ये री एग्ज़ाम है। इससे पहले ये एग्ज़ाम जब हुआ था ऑफलाइन मोड में तो वह रद्द कर दिया गया था। इस बार यह एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पर हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 यूनिट में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। एक बार बता देते हैं आपको कि 50 प्रश्न आने हैं पेपर 1 के अंदर और ऑप्शन दिए होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। और 10 यूनिट में एक यूनिट है जिसके अंदर मैथ का पार्ट दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न वहीं से है। आपको दिया हुआ निम्नलिखित तालिका में 2017 से 2021 के दौरान 3 विद्यालय ए, बी और सी में नामांकित बालिकाओं की संख्या प्रदर्शित है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों का उत्तर आपने देना है। कुछ इस तरह की तालिका आपको दी होगी। बालिकाओं का वर्षवार नामांकन दिया हुआ है। विद्यालय में बालिकाओं का नामांकन विद्यालय ए, विद्यालय बी और विद्यालय सी ऐसा कुछ दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 3 विद्यालय हैं ए, बी और सी। और 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 और 21 की पोजीशन दी गई है। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, पहला प्रश्न आपका है वर्ष 2020 में विद्यालय सी में नामांकित बालिकाओं की संख्या सी के अंदर उसी वर्ष विद्यालय ए और बी में नामांकित कुल बालिकाओं की संख्या के बीच का अनुपात आपको बताना है। इस तरह के जब भी प्रश्न करोगे, देखो स्क्रीन है तो आप वहाँ टच तो नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आपका जो पेज दिया होगा आपको वाइट पेज, तो वर्ष 2020 में सी, तो 2020 जो है उसमें सिर्फ सी को उठाइए। कितना दिया हुआ है? 200। और उसी वर्ष मतलब 2020 में ए और बी में नामांकित कुल बालिकाओं, ए और बी में मतलब इन दोनों का कंबाइंड टोटल कर लो। यहीं 300 और 250 का टोटल कर लो। आपका कितना हो गया? 550। और इनके बीच आपको अनुपात निकालना है, तो काट दीजिए। 0 से 0 कैंसिल कीजिए और 5 के पाड़े से कैंसिल कर दीजिए। 5 चौके 20 और 11 पंजे 55, 4:11। तो थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिएगा। 4:11 ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक होगा। इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं रहती मैथ, ठीक है। बड़े स्टैंडर्ड का पेपर आएगा तो आपको लगता है कि हाई लेवल होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि सिर्फ मैथ वाले बच्चे नहीं बैठते, आर्ट्स के बच्चे भी इन्वॉल्व करते हैं, तो इजी पेपर आता है, इतना हार्ड नहीं रहता मैथ का। सेकंड क्वेश्चन, 2021 और वर्ष 2017 में नामांकित बालिकाओं की संख्याओं के बीच न्यूनतम अंतर किस विद्यालय में? तो ये कुछ कहना चाहता है। देखिए कौन कौन से वर्ष की, पहले वो देख लीजिए। 2021 और 2017, 2021 और 2017 देखिए। 2021 और 2017 इन दोनों का, इनका अपने को डिफरेंस करना है। तो यहाँ 300 और 200 का डिफरेंस कितना है? 100 का। 250 और 150 का डिफरेंस 100 का। 275 और 100 का डिफरेंस है 175 का। तो 175 तो हाईएस्ट हो गया और कम है मिनिमम। इसका भी 100 है, इसका भी 100 है। तो ए और बी का 100 है। क्या दिया हुआ देखिए, कह रहा है कि बालिकाओं की संख्या के बीच न्यूनतम अंतर ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है। विद्यालय सी में तो नहीं है, हाईएस्ट है। ए और बी दोनों में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बस जल्दबाजी में ऑप्शन ए मत टिक कर देना, यहाँ दोनों ही आ जाएगा। चलिए, सभी तीनों विद्यालयों में वर्ष 2019 में नामांकित बालिकाओं की औसत संख्या। सभी तीनों विद्यालयों में वर्ष 2019, तो 2019 में चलिए पहले 2019 में तीनों विद्यालयों का एवरेज बताना है। तो जोड़ लीजिए इसको। जोड़ने के लिए देखो 199 है तो इधर से 1 दे दीजिए इसको। 200 हो जाएगा, 200 और ये 274 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 474 हो गया। प्लस में 150 कर दीजिए, 150। तो ये हो गया 4 और 12 6। और एवरेज निकालना तो ये 3 है, 1 2 और 3। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड कर 3 9 6 0 3 8 24 208। देखिए कौन सा ऑप्शन में 208 दिया हुआ है? 208 ये आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तीनों विद्यालयों का एवरेज निकाला था 2019 का, तो ईजी रहेगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। वर्ष 2017 में सभी तीनों विद्यालयों में नामांकित बालिकाओं की कुल संख्या। 2020 में सी में नामांकित बालिकाओं की संख्या का प्रतिशत बताना है। तो 2017 की पहले तो टोटल करो, क्योंकि 2017 में सभी तीनों विद्यालयों में दिया हुआ है। 2017 में सभी तीनों का टोटल कर लो, इनका टोटल करो। कितना है? 200, 300, 400, 450।
अब इसका किसके अकॉर्डिंग बताना है, 2020 में सी में नामांकित, 2020 में सी में कितने हैं 200, तो 450 और 200 का क्या निकालना है, इनका प्रतिशत बताना है। ऊपर 450 दिया था, बाई में 200 है, मल्टीप्लाई 100 कर दो तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, 225%, ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी तीनों विद्यालयों में नामांकित बालिकाओं की कुल संख्या किस वर्ष में द्वितीय सर्वाधिक है। प्रथम सर्वाधिक नहीं पूछी, द्वितीय। आप टोटल कर लीजिए, देखिए जो दिया हुआ है 2017 और 2019, पहले ये देखिए, हाँ भाई 2017 2019 को देखिए पहले, 2017 का कितना है 450, 2019 का कितना है 208, ये सॉरी टोटल 624 है, 624, ये तो टोटल किया ही पड़ा है, अपने बाकियों को टोटल और करते हैं। 2020 और 21 और कर लेते हैं, 20 का 2020 का इनका टोटल कीजिए, इनका टोटल करेंगे तो 200 300 500 और 250 कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा, 750 हो जाएगा। और कौन सा बताया 2020 के बाद में 2021 का, और इसका टोटल और कर लीजिए, इसका टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा 300, और ये देखो ये 250 मान लो, इसको 25 को एक बार छोड़ दो, इसमें से 25 को एक बार रहने दो, 500 300 800 825 हो जाएगा। अब हाईएस्ट कौन सा है, देखो इनमें क्रम लगा लीजिए, देखो 825 एक नंबर पर, 2 नंबर पर कौन सा है 750, 3 नंबर पर 624, 4 नंबर पर कौन सा 450। तो अपने सेकंड हाईएस्ट पूछा तो 750 कौन सा का 2020 का। तो ध्यान रखिएगा, आप हाईएस्ट मत कर देना, 825 मत कर देना। सेकंड हाईएस्ट पूछा दूसरा 2020 आएगा, 2020 ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको पहले बता देते हैं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले से, तो अभिकल्प इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन। एसएससी के साल भर के बैच चलते हैं, शिक्षक 3rd ग्रेड 1st ग्रेड, रीट 2nd ग्रेड, आरएस का प्रीलिम्स और मेंस दोनों बैच मिल जाएंगे, आईएएस का प्रीलिम्स का बैच मिल जाएगा आपको, और यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए टारगेट बैच मिल जाएगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान बेसिक मॉडल है। कक्षा शिक्षण का, शब्दों पर जाइएगा, कक्षा शिक्षण तो अधिगम का प्रतिमान, देखिए कक्षा के अंदर आपको सिखाया जाएगा तो अधिगम होगा। निर्देशात्मक प्रतिमान, बिना निर्देश के तो स्टूडेंट सीख ही नहीं पाएगा, दोनों ही चीज़ें होंगी, दोनों ए और बी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है, बेसिक मॉडल है, तो दोनों ही हैं, निर्देश भी होंगे और अधिगम भी होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर, अधिगमकर्ताओं में उच्चतर लिखा हुआ है, हाईएस्ट उच्चतर क्रम के कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक शिक्षा की रणनीतियाँ हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है, संज्ञानात्मक, ये चीज़, ये संज्ञानात्मक शिक्षा, तो पहले तो पता होना चाहिए कि ये संज्ञानात्मक शिक्षा या संज्ञानात्मक शिक्षुता ये क्या चीज़ होती है, संज्ञानात्मक शिक्षुता क्या होती है। देखिए इसके अंतर्गत है ना, इसके अंतर्गत जो एक शिक्षार्थी है, मान लो ये कोई शिक्षार्थी है, इसके अंतर्गत एक शिक्षार्थी जो है ना, एक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में, ये मान लो विशेषज्ञ है, इस विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ज्ञान और कौशल प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, इसके अलावा कौशल प्राप्त करता है। जैसे अपने पीएचडी धारक की बात करें, हाँ भी आपने सुना होगा कि ये एक प्रशिक्षु है, प्रशिक्षु मान लो इसको, या एक शिक्षार्थी मान लो, और ये एक विशेषज्ञ है, शिक्षार्थी मानो ज़्यादा बेटर रहेगा, और ये एक विशेषज्ञ है, और इस विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ये शिक्षार्थी क्या प्राप्त कर रहा है, ज्ञान और कौशल प्राप्त कर रहा है, यानी स्पेशल एक व्यक्ति इस पर ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो इस विशेषज्ञ की भूमिका जो होगी क्या होगी, काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, और उद्देश्य क्या है, उच्च कौशल, जैसे आप कोई बड़ी समस्या का समाधान करना है, समस्या समाधान, आप इसके अलावा मान सकते हैं आलोचनात्मक आपकी सोच विकसित करनी है, तो मतलब थोड़ा सा लेवल हाई लेवल करके, मतलब जो आपको सीखना है, बड़े स्तर की बात हो रही है, उच्च स्तर की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है मार्गदर्शन, तो मार्गदर्शन तो देखो छोटे स्तर पर भी चाहिए, बड़े स्तर पर चाहिए, लेकिन अपने को सिर्फ उच्च की बात की है, उच्चतर क्रम की, सहयोग समाजीकरण, ये स्टार्टिंग के लेवल की है। लेकिन देखो ये ठीक है, लेकिन अपने को सिर्फ उच्चतर क्रम की बात करनी है संज्ञानात्मक शिक्षा की, तो यहाँ ये गलत है। इसके अलावा
प्रतिरूपण मॉडलिंग बिल्कुल सही है। आप जैसे बीएड वगैरह करते हैं तो आप मॉडल प्रस्तुत करते हैं, जैसे पीएचडी वगैरह, तो मॉडलिंग, ये मॉडल प्रस्तुत करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छात्र देख सके इसको। कोचिंग तो स्पष्ट है कि वो मार्गदर्शन ही दिया जा रहा है, कोचिंग के माध्यम से स्पेशल अभ्यास करवाया जाता है, ये भी ज़रूरी है। पहाड़ या मचान लगाना, स्केफ फोल्डिंग बोलते हैं ना इसको, तो विशेषज्ञ छात्र की सीखने में जो मदद कर रहे हैं, ये जो विशेषज्ञ इस छात्र को सीखने में जो मदद कर रहे हैं, तो इसके लिए जो समर्थन संरचनाएं देता है उससे ही पहाड़ या मचान कहते हैं, तो ये भी ज़रूरी है। ये 2 नंबर तो बिल्कुल ज़रूरी है। आवर्धन का यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक पुनर्बलन तो कह सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा क्योंकि उच्च शिक्षा की बात हो रही है तो पुनर्बलन वो छोटे बच्चों के लिए ठीक है। प्रतिधारण, यहाँ पर प्रतिधारण है जैसे समय के साथ कोई जानकारी मिलनी चाहिए, तो ज़्यादा इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, व्याख्या स्टार्टिंग से मूल है, बेसिक है, एक्सप्लेनिंग करना, उच्च में नहीं काम कर, ठीक है, स्टार्टिंग बेसिक के लिए ठीक है। 4, स्पष्ट प्रकटीकरण, आर्टिकुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उच्च शिक्षा में। प्रतिबिंबन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिबिंबन को आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे ये एक मान लो कि एक विशेषज्ञ है और ये छात्रों को उनकी समस्याओं का समाधान, प्रतिबिंबन को आप ऐसे समझ लीजिए कि प्रतिबिंबन जो है ना, ये छात्रों को उनकी समस्या समाधान कौशल की तुलना एक विशेषज्ञ है, जैसे एक विशेषज्ञ है तो विशेषज्ञ साथी के साथ करने में मदद करता है। यह जो है उनके पिछले प्रदर्शन के संदर्भ में भी हो सकता है। और अन्वेषण क्या है? अन्वेषण या एक्सप्लोरेशन जो है, यह छात्रों को स्वयं समस्याओं को प्रस्तुत करने और हल करने के लिए क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ 2 और 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मृतिकरण तो ये बच्चों के लिए भी ठीक है। स्मृतिकरण छोटे बच्चे याद भी करते हैं। पूर्वाभ्यास, पहचान करना, तो ये उच्च स्तर के लिए ठीक नहीं रहेगा। उच्च स्तर के लिए जो परफेक्ट है हमें उसका चयन करना है। तो 2 और 4 का ज़्यादा सही रहेगा। 2 और 4 ऑप्शन सी में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक सिर्फ कला है। सिर्फ कला है, गलत है, सत्य नहीं है। तो ये सत्य नहीं है। अगला देखो, शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये भी सत्य नहीं है। शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, ये भी सत्य नहीं है। उपरोक्त सभी सत्य नहीं है, तो डी आएगा। जल्दबाजी मत करना, कहीं ए कर दो। निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है? शिक्षक द्वारा कही गई बात छात्रों को समझ में आनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है ये। तो आगे और देख लीजिए, निर्धारित पाठ्यक्रम का पूरा करना, और देख लीजिए, शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से स्थिरीकृत, रिलैक्स्ड रखना, कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च कर लेना, उच्च अधिकारियों को सूचित करना। देखो, देखने में लग रहा है कि चारों से ही है, लेकिन सबसे वांछित कौशल, सबसे बढ़िया वाला, तो सबसे बढ़िया है कि शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, परफेक्ट। क्योंकि अगर बात ही समझ में नहीं आएगी तो सिर्फ पाठ्यक्रम करवाने से क्या होगा? सिर्फ मानसिक रूप से बच्चों को मतलब रिलैक्स रखने से क्या होगा? बच्चों को कहते कि आज नहीं पढ़ते, रिलैक्स हो। तो कक्षा की गतिविधियों के बारे में शिकायत करना बार बार, इनसे कोई मतलब नहीं है। शिक्षक द्वारा कही गई बात छात्र के समझ में आनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये ए होगा इसका। आगे, अधिगमकर्ता मतलब स्टूडेंट। शिक्षक अतुल्यकालिक अंत्यक्रिया की निम्नलिखित में से किन उपकरणों या टूल्स को प्रयुक्त करते हैं? देखिए, पहले तो पता होना चाहिए अतुल्यकालिक क्या होता है। अतुल्यकालिक और एक होता है तुल्यकालिक। सपोज करो मैं अभी लाइव हूँ अगर, तो मैं यही चाहूँगा ना, लाइव अगर हो तो मेरे को लाइव लोग देख रहे हो, तो जिस वक्त लाइव हो उस वक्त लोग देख रहे हो, मतलब दोनों का एक समय में कनेक्ट होना ज़रूरी है। और वहीं अगर मैं रिकॉर्डेड कोई वीडियो डाल दूँ तो बाद में, चाहे एक टाइम में लाइव होना ज़रूरी नहीं है, बाद में भी देख सकते हो। तो तुल्यकालिक का मतलब है कि सेम टाइम में क्या होना चाहिए, स्टूडेंट और टीचर एक टाइम जैसे लाइव होनी चाहिए, दोनों देखने चाहिए। और अतुल्यकालिक देखो, वेब कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? जब मान लो कि मैं ऑनलाइन आया हूँ तो सामने स्टूडेंट भी ऑनलाइन चाहिए, तो वेब कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब दोनों एक ही टाइम में होने चाहिए, तुल्यकालिक है ये। तो ईमेल में कभी भी डाल के छोड़ दूँ, बाद में भी देख सकते हैं, वो अतुल्यकालिक है। विकीज और सहयोगात्मक दस्तावेज में मान लो PDF भेज दूँ तो कभी भी देख लेना, अतुल्यकालिक है। चर्चा बोर्ड डिस्कशन में वीडियो जैसे अभी बना के अपलोड कर रहा हूँ, बाद में देख लेना चाहिए, अतुल्यकालिक है। लाइव स्ट्रीमिंग, इसमें अगर मैं लाइव होता हूँ तो मेरे को अभी देखना पड़ेगा आपको, मतलब अगर मैं लाइव आता हूँ तो साथ में ही चाहिए। तो ये 1 और 5 तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ हो सकता है 2, 3 और 4, 2, 3 और 4।
तो यहाँ थोड़ा ये पेपर आगे ऑप्शन दिए होने चाहिए थे, दिए नहीं हुए। तो आपको ये ध्यान रखना कि जिसमें 2, 3 और ये 4 दिया होगा वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? शिक्षण में वास्तविक रुचि, ये तो होना चाहिए। छात्रों को नियंत्रित करने के लिए आत्मविश्वास, ये भी होना चाहिए। विषय में ज्ञान, ये भी होना चाहिए। और अच्छी अभिव्यक्ति, ये भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर चारों में से परफेक्ट पूछे तो चारों में सबसे बढ़िया है विषय का ज्ञान। अगर विषय का मान लो कि आप विषय का ज्ञान है ही नहीं, आपकी शिक्षण में रुचि है, तो वो रुचि कोई काम की नहीं है। आपको बोलने की कला प्रशिक्षण में विषय में पकड़नी है, कोई फ़ायदा नहीं है। छात्रों को नियंत्रित करने में आपका आत्मविश्वास, लेकिन आपको विषय में नॉलेज नहीं है, तो आपको कोई मतलब नहीं है। तो शिक्षक बनने के लिए मेन आधारभूत है कि विषय में आपका क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 है शिक्षण का स्तर और सूची 2 है मुख्य प्रस्तावक। तो स्मृति का स्तर किसने दिया है? तो ये तो देखो पढ़ के गया होगा वही कर सकता है, दिमाग लगा के तो आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको मैं ये बता देता हूँ, स्मृति का स्तर हार्बर्ट ने दिया था। ग्रहण शक्ति का स्तर मॉरिसन ने दिया था। विचारशील स्तर सेंट ने दिया था। तो सबका 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अगले। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? स्मृति का स्तर, बोध का स्तर, चिंतनशील स्तर, बोध, स्मृति और चिंतनशील, चिंतनशील स्तर, बोध स्तर और स्मृति स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर और बोध स्तर। देखो आप एक पिरामिड बना लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इस तरह से। सबसे पहले यहाँ लिखिए स्मृति, सबसे पहले याद तो आनी चाहिए वो चीज़, स्मृति स्तर। फिर उसका बोध होना चाहिए, अच्छा वो चीज़ थी। और फिर उस पर क्या करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। ये होता है स्मृति नंबर 1, बोध नंबर 2, चिंतन नंबर 3। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा बिल्कुल आपका। ऑप्शन ए स्मृति स्तर, स्मृति के बाद में आप बोध करो और बोध के बाद आप चिंतन करो। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्वतंत्र चर है? तो स्वतंत्र सिर्फ और सिर्फ ना शिक्षक होता है, बाकी सब डिपेंड करते हैं, माता पिता डिपेंड करते हैं, संस्थान डिपेंड करता है, शिक्षार्थी डिपेंड करता है, लेकिन शिक्षक जो है वो स्वतंत्र चर है। अगर आप भी यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो अगला जो यूजीसी होगा 2025 का, उसके पेपर 1 की तैयारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं विकल्प इंस्टीट्यूट। और हमारा पता है हनुमानगढ़ जंक्शन, राजस्थान में एक ज़िला है, राजस्थान में हनुमानगढ़ ज़िला, और भगत सिंह चौक हनुमानगढ़ जंक्शन में हमारा एड्रेस है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। तो यूजीसी नेट का अभी री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहे हैं पेपर 1 के लिए। तो अभी अगस्त में ये एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक को द्वारा प्रयोग करनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, एनालिटिकल और सिंथेटिक। संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक, केवल विश्लेषणात्मक, केवल संश्लेषणात्मक। तो आप बताइए इसमें से क्या आपका आंसर सही होने वाला है। तो आपको बता देते हैं कि अगर इस तरह का कभी भी प्रश्न मिले ना, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि आपको विश्लेषण से संश्लेषण पर जाना है। विश्लेषण से कहाँ जाना है, संश्लेषण पर। कोई चीज़ एक्सप्लेन करके बच्चों को समझानी चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया x + y की होल स्क्वायर, ये होता है x² + y² + 2xy। वहीं बच्चों को अगर पूरा बताओ, x + y की होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि x + y को अगर मैं किससे गुणा करूँ, x + y से गुणा करूँ, फिर पूरा बताओ उसको ऐसे। x को अगर x से गुणा करें x², x को y से गुणा करें xy, y को x से करें yx, और y को y से करें तो y²। जब इन दोनों को जोड़ेंगे x² + y², इन दोनों को जोड़ेंगे तो xy कितने 2xy। अगर इस तरह से बच्चे को बताओगे तो वो याद रखेगा। तो ये जो ओपन करके खोल के बताया ना, इसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक। विश्लेषण किया आपने, एनालिटिकल एनालिसिस किया, और आपने डायरेक्ट बता दिया ना, ये सीधा सूत्र होता है, वो संश्लेषणात्मक होता है। तो पहले विश्लेषण करो फिर संश्लेषण करो। पहले ये आप बच्चे को बता दो इस तरह से होता है, फिर उसको कहो बस अभी ये याद रख। तो आपको स्टडी ऐसे करनी चाहिए, या मतलब शिक्षक हैं तो आपको उस बच्चों को पढ़ाना ऐसे है। पहले आपने क्या यूज़ करना है, विश्लेषणात्मक, विश्लेषण पहले करना है, फिर आपको संश्लेषण करना। ऑप्शन ए सही होगा बिल्कुल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आगे और भी क्वेश्चन है, आज इस वीडियो में तो अपने इतने ही करेंगे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े से प्रश्न हो रहे हैं, फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। शिक्षण प्रमुख मुख्य प्रतिपादक। हाँ भी, तो ये फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है शिक्षण सूत्र संपूर्ण
से अंश की ओर, मतलब संपूर्ण से अंश की ओर। और इधर लिखा हुआ है गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, ये यहाँ लिखना था, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ओर जाना। स्वयं अध्ययन डाल्टन, और भावना का प्रशिक्षण मॉन्टेसरी, बोल दो मॉन्टेसरी, इंग्लिश में सही लिखा हुआ मॉन्टेसरी, और फ्रोएबल। तो इसका मिलान करना है कि शिक्षण सूत्र का मुख्य प्रतिपादक कौन है। देखो इस तरह का प्रश्न आप तुक्का मार के तो नहीं आ सकते, आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आपको नॉलेज यही है कि आप याद कर लो। संपूर्ण अंश वाला गेस्टाल्ट ने दिया था, स्वयं अध्ययन का डाल्टन ने दिया था, भावना का प्रशिक्षण मॉन्टेसरी ने दिया था। आपको याद ही करना पड़ेगा। ये ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है। यह कला है, सही है। यह विज्ञान है, सही है। ये विज्ञान और कला दोनों, तो ऑप्शन सी सही होगा। ये न तो कला है और न ही विज्ञान है, तो ऑप्शन सी सही आ जाएगा 17वें का, ऑप्शन सी। अगले पर चलो, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के तीनों स्तरों को दिखाता है। तो अभी पढ़ा था आपने, वो पिरामिड बनाया था, ये रहा। सबसे ऊपर स्मृति, बोध और चिंतन। स्मृति, ये रहा, बोध, ये रहा, और चिंतन, ये रहा। तो ये फोर्थ होता ही नहीं, तो यहाँ 1, 2 और 3 सही हो जाएगा ये वाला। निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है। तो आधुनिक समय तो ये कि जो स्टडी है ना, वो शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, बिल्कुल सही है। प्रशिक्षु केंद्रित ये तो छोड़ो, समूह केंद्रित ये भी छोड़ो, पर उपरोक्त में से कोई नहीं छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड होता है इस समय, तो ऐसी स्थिति दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे आप। देखिए चारों ऑप्शन देखिए, तो चारों में से आपको क्या सही लगता है। पेडागोजिकल, दूसरा एंड्रो, लिखो उसको एंड्रोगोजिकल, तीसरा दूरस्थ शिक्षा, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्न में से कौन सा लक्षण उद्देश्य इनमें से सही है। विशिष्ट, स्पेसिफिक, ध्यान देने योग्य, मापने योग्य आना था यहाँ, मापने योग्य, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि निर्देशात्मक जो उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्न में से कौन सा या कौन से लक्षण ऐसे उद्देश्यों में निहित होने चाहिए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, देख के बताइए कौन सा सही है आपका। तो विशिष्ट, ध्यान देने योग्य, मापने योग्य। देखिए यहाँ आपको हिंट मिल रहा है प्रश्न के अंदर उत्तर करने के लिए। आपको नॉलेज नहीं होता तो भी आप कर पाते। क्या आपको कहीं ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं, A, B, C, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। तो जब यहाँ लिखा है कौन सा या कौन से, तो खुद देखो से क्यों लिखना पड़ा उसे, क्योंकि सभी होंगे तभी लिखना पड़ा। क्योंकि अगर यहाँ होता तो अपने इनमें से या इनमें से कोई करते। तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट, यह थे आज UGC नेट के विद्यार्थियों के लिए जिनका री एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। पहली वीडियो ही, कुछ वीडियो और लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, तब तो आगे हम वीडियो लेके आएंगे। और आपका जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाला है, आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी को बेस्ट बना लीजिए। हमारा एड्रेस है अभिकल्प इंस्टीट्यूट, नज़दीक भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन, और हम हैं राजस्थान से। तो राजस्थान का ज़िला है हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ में भगत सिंह चौक, ये हमारा मोबाइल नंबर है। हमारी वेबसाइट पर आप विज़िट कर सकते हो, abhikalpinstitute.com, abhikalp.org। हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, अभिकल्प इंस्टीट्यूट और स्टडी विद SK वर्मा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, अभिकल्प इंस्टीट्यूट। और साथ ही ये UGC नेट 2024 का प्रैक्टिस का हमने पहला आपको पेपर दिया है। आगे भी प्रैक्टिस करवाएंगे, मिक्स जिस तरह से भी होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।